वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजिक डीमिस्टिफाइंग सोशियोलॉजी फॉर यूपीएससी सीएसई। इसमें हम कवर कर रहे हैं पेपर 1 और ये बुक लिखी गई है मेरे द्वारा। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया है इंटरप्रेटिविज्म और क्रिटिकल थ्योरिस्ट। एक बार अगर रिवीजन करें जल्दी से तो हमने देखा थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी को दो पार्ट में देखा गया है। एक तो पॉजिटिविज्म, एक नॉन पॉजिटिविज्म। नॉन पॉजिटिविज्म को पोस्ट पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म और एंटी पॉजिटिविज्म। इंटरप्रेटिविज्म को कहा जाता है रिवाइजिंग पॉजिटिविज्म और एंटी पॉजिटिविज्म को कहा जाता है रिजेक्टिंग पॉजिटिविज्म। इसमें जो मेथड है वो है वर्स्तिहन मेथड। ये जब हम वेबर पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं आपको, और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने आपको सोशल एक्शन अप्रोच के जरिए बता दिया है। फिर उसके बाद एंटी पॉजिटिविज्म की बात करें या रिजेक्टिंग पॉजिटिविज्म की बात करें तो वहाँ पे मैक्रो ट्रेडिशन और माइक्रो ट्रेडिशन। मैक्रो ट्रेडिशन में हमने आपको रिफ्लेक्सिव थ्योरी का मीनिंग बताया। इसको रिफ्लेक्सिव थ्योरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो सोशल स्कॉलर है वो अपनी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, वो वैल्यू कमिटमेंट की बात करता है। वो कहता है जब तक हमारी वैल्यूज हमारी सोशल रिसर्च से हमारे भाई बहनों का फायदा ना हो तब तक क्या ही मतलब है। तो वो कहता है हिडन मीनिंग फाइंड करिए, हिडन वैल्यूज को आप फाइंड करिए, ऐसी कुछ बात करते हैं रिफ्लेक्सिव थ्योरिस्ट। इसमें सबसे पहले आते हैं क्रिटिकल थ्योरिस्ट। ये मेनली एंटी स्टेट या एंटी पावर स्ट्रक्चर बात करते हैं। ये भी हिडन ट्रुथ को फाइंड करने की बात करते हैं। इनको न्यू मार्क्सिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये क्लास एंगल की बजाय पॉलिटिकल और कल्चरल एंगल को देखते हैं, जबकि मार्क्स जो हैं वो क्लास एंगल को ही देखते हैं। ये तो बात रही क्रिटिकल थ्योरिस्ट की। फेमिनिस्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज डिस्कस कर रहे हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट। ये पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका बैकग्राउंड देखें, इनको कहा गया पोस्ट मॉडर्निस्ट। ये किसमें आते हैं? रिफ्लेक्सिव थ्योरी में आ रहे हैं और जो पॉजिटिविज्म को रिजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इनको एंटी पॉजिटिविस्ट भी कहा जाता है। और ये लार्जर पर्सपेक्टिव में नॉन पॉजिटिविज्म में आ रहे हैं। तो इससे समझ में आता है ये पॉजिटिविस्ट तो नहीं है। मीन्स ये वैल्यू को वैल्यू करते हैं। समझ गए आप? अगर रिफ्लेक्सिव थ्योरिस्ट है मीन्स ये वैल्यू कमिटमेंट की बात करते हैं। उसके अलावा पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं मीन्स ये मॉडर्निस्ट नहीं है, या फिर मॉडर्निस्ट के बाद के कुछ हैं क्योंकि पोस्ट लगा हुआ है। मॉडर्निस्ट क्या कह रहे थे? साइंस होगी, साइंस के साथ सोशलॉजी होगी और दोनों के कन्वर्जेंस से दुनिया में सब कुछ बढ़िया बढ़िया होगा। लेकिन हुआ क्या? वर्ल्ड वार 1 एंड 2, जिससे क्या हुआ? बहुत सारी मौतें। और 1945 के बाद लोगों ने मॉडर्निस्ट को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया कि ना, और कहा कि आप जो बता रहे थे वैसा तो कुछ होता नहीं है और हम लोगों को उल्टा ही देखने को मिला। और इस कंटेक्स्ट में पैदा हुए पोस्ट मॉडर्निस्ट। मैं आपको एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो भी थ्योरीज हैं या मेथडोलॉजी हैं ये सोशोलॉजी के अलावा और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ी जाती हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस, इवन पब्लिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब में भी ये थ्योरीज पढ़ी जाती हैं। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निस्ट जो थ्योरी है वो सोशोलॉजी के अलावा ऑल साइंस में भी पढ़ी जाती है। इसके अलावा ये लिंग्विस्टिक एनालिसिस में भी पढ़ी जाती है। मीन्स लैंग्वेज रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें भी ये थ्योरी पढ़ी जाती है। तो ये कुछ डाउट आना चाहिए आपके माइंड में कि सर ये लैंग्वेज से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्यों पढ़ी जाती है? तो जब मैं आपको डीकंस्ट्रक्शन पढ़ाऊंगा तब मैं क्लियर करूंगा इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ये तो रहा सब आज के टॉपिक का बैकग्राउंड। चलिए शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं नॉन पॉजिटिविज्म के अंदर मैक्रो ट्रेडिशन, के अंदर रिफ्लेक्सिव थ्योरी
इसके अंदर पोस्ट मॉडर्न थ्योरी, जो इसके एसोसिएटेड स्कॉलर्स हैं वो हैं डेविड हार्वे, एंथनी गिडेंस, इनको कभी कभी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में भी रख दिया जाता है। जैक्स डेरिडा, पॉल मिशेल फूको। और इस थ्योरी के जो पोस्ट मॉडर्न थ्योरी है, इसके द्वारा जो रिसर्च मेथड यूज किए जाते हैं वो हैं डिस्कोर्स एनालिसिस, एथनोग्राफी, जीनियोलॉजी और डीकंस्ट्रक्शन। शायद ये वर्ड्स आपको आज नए लग रहे हों, ये मैं एक एक वर्ड का आपको मीनिंग बताऊंगा जब मैं लेक्चर में आगे बढ़ूंगा। जैसे पॉजिटिविस्ट साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए पॉजिटिविस्ट, वैसे ही जो पोस्ट मॉडर्न थ्योरिस्ट हैं वो ये सारे मेथड्स यूज करते हैं अपनी सोशल रिसर्च के लिए। एज पर दिस थ्योरी, scientific methods are killing imagination as these methods compel us to understand truth in bounded manner. That is killing creativity, originality, imagination in sociological thinking. सबसे पहली बात, ये साइंटिफिक मेथड्स को बेकार बता रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं आप एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में ही काम करते हैं, पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो उस प्रोसीजर से क्या होता है, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। आप क्लास में, आपको एक क्लास में जाइए, क्लास 5th में, और एक उस क्लास से कहिए एक आर्ट बनाइए, आप देखेंगे कि 97 से 99% बच्चा एक टाइप की आर्ट बना रहा होगा। वो क्या होगा, बहुत सारे पहाड़ ऐसे करके, उसमें कुछ चिड़िया, उसमें एक येलो कलर का सूरज जो लाइट देता है, ऐसे मान लिया इसको येलो कर देता हूँ, इसमें एक हट यहाँ बना देते हैं, वो कुछ आती हुई रोड, एक यहाँ पे ट्री को ऐसा दिखा दिया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ बादल। ज्यादातर बच्चे आर्ट का मीनिंग यही जानते हैं, क्योंकि उनके जो टीचर्स हैं उन्होंने सभी हर बार आर्ट मतलब ये डिजाइन, ऐसा ही कुछ। अब इससे होता क्या है, बच्चे आर्ट के बहुत अलग रूप भी होते हैं। वह एक फोटोग्राफ बना सकते थे, वह किसी एनिमल को बना सकते थे, वह किसी फ्लावर को बना सकते थे। मीन्स क्रिएटिविटी खत्म हो गई उनकी, क्योंकि उन्होंने एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो किया और वो प्रोसीजर को कॉपी करते गए, तो उनकी क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ये सब खत्म हो गया। तो ये जो आप एग्जाम्पल देखेंगे, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकिंग में। वो ये कह रहे हैं साइंटिफिक मेथड जो है वो तो एक प्रकार से जो 10 स्टेप्स लिख दिए हैं या 12 स्टेप्स लिख दिए हैं, उसी को फॉलो करना है। अब वो स्टेप्स फॉलो करते रहिए, आप क्रिएटिविटी रह नहीं जाएगी, ओरिजिनलिटी कुछ नहीं रह जाएगी, आप उसी बेसिस पर बाउंडेड मैनर में काम करते रहेंगे। तो अब इस कमेंट से आपको पता लगता है ये साइंस को तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मीन्स ये तो हो रहे हैं नॉन पॉजिटिविस्ट। पहली चीज इससे पता लग रहा है ये नॉन पॉजिटिविस्ट। चलिए, क्योंकि ये क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी, इमेजिनेशन पे फोकस कर रहे हैं, मीन्स एक इंडिविजुअल पे ये बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इंडिविजुअल थिंकिंग की ये बात कर रहे हैं। मीन्स ये स्ट्रक्चर को डिनाई कर रहे हैं। इस थॉट से ये पता लगता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इफ यू रिजेक्ट साइंटिफिक मेथड यू कैन हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल लाइफ। क्योंकि साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं, मैकेनिस्टिक एक्सप्लेनेशन होते हैं, ओनली डेटा बेस्ड होते हैं, लाइफलेस होते हैं, उनमें ऐसा कुछ होता नहीं है एम्पैथी सिंपैथी जैसा। रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन जबकि होना चाहिए। रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन होता क्या है, ऑर्गेनिक एक्सप्लेनेशन टू सोशल रियलिटी। इसका मीनिंग क्या है, जब मैं आपको ये एग्जांपल दूंगा 3 इडियट्स मूवी का और डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, तब आप इससे रिलेट कर पाएंगे। ऑर्गेनिक एक्सप्लेनेशन टू सोशल रियलिटी। As per these theorists, means as per postmodernist, we have to deconstruct the notion of modernity. यहाँ पे जो मीनिंग है डीकंस्ट्रक्ट का, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कीवर्ड है आपके लिए, डीकंस्ट्रक्ट। Which was prevalent in
19th सेंचुरी एंड वी हैव टू रिफ्लेक्ट अपॉन हिडन ट्रुथ, ये और हाईलाइट करिए इसको, हिडन ट्रुथ। एंड नेगेटिव फॉलआउट्स ऑफ मॉडर्निटी, दैट इज कंज्यूमरिज्म, पेंडेमिक्स, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, नो हैप्पीनेस, वी आर ओवरलोडेड बाय इंफॉर्मेशन। मॉडर्निस्ट वर्ल्ड में क्या हुआ, ये सब कमियां थी, ठीक है। तो इन कमियों को हमें उजागर करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन को लिंग्विस्टिक टर्म में ऐसे देखा जाता है, इसको मैं एग्जांपल बताता हूं, डीकंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है। मान लीजिए मेरी बुक है डीमिस्टिफाइंग सोशियोलॉजी, जो मैंने लिखी है, ठीक है। इसको मैंने एक पर्सपेक्टिव के साथ लिखा होगा। वो पर्सपेक्टिव क्या रहा कि जो यूपीएससी सीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको सोशियोलॉजी बहुत इजी समझ में आए, इसलिए मैंने इसमें ढेर सारे फोटोग्राफ और एग्जाम्पल्स लगाए, ठीक है। चलिए अब ये जब बुक, ये तो रहा राइटर का पर्सपेक्टिव, राइटर ने इसको किस पर्सपेक्टिव से लिखा, ये तो राइटर्स का पर्सपेक्टिव रहा। चलिए राइटर ने जो सोचा। अब बात करते हैं, ये लगी मेरे स्टूडेंट्स के हाथ बुक, आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप ये बुक ले आए, आपने बुक को रीड किया। आपका जो ऑब्जर्वेशन रहा, स्टूडेंट वन, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आपका ऑब्जर्वेशन रहा कि सर ने जो बुक लिखी है, लिखी तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये मार्केट को देख के लिखी है, मींस इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी देख के लिखी है। चलिए आपका पर्सपेक्टिव ये रहा। एक स्टूडेंट टू ये है, एक और स्टूडेंट है, वो कह रहा है सर ने बुक लिखी है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी है और इसमें सोशोलॉजी कम पॉलिटिकल साइंस ज्यादा समझ में आ रही है। चलिए ये भी बात मान ली। एक स्टूडेंट थ्री है, वो कह सकता है सर ने हिंदी टर्म्स का यूज किया है इसमें और इंग्लिश के साथ हिंदी जो मिक्स कर दी है, मींस सर को बुक लिखना नहीं आता। चलिए नो बुक ऐसे कुछ लिख दिया। अब आप देख रहे हैं एक कंक्लूजन ये रहा, एक कंक्लूजन ये रहा और एक कंक्लूजन ये रहा। हर राइटर, हर रीडर ने जो राइटर का पर्सपेक्टिव था उसको कुछ अलग तरीके से समझा। समझ रहे हैं आप, हर एक स्टूडेंट का अलग पर्सपेक्टिव रहा, सबने, सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग है। जबकि राइटर का जो पर्सपेक्टिव था, क्योंकि मैंने लिखी है तो मैं आपको बता सकता हूं, इसका मतलब यही है कि फोटोग्राफ्स के साथ, एग्जांपल्स के साथ इजी बनाने के लिए लिखी गई। तो डीकंस्ट्रक्शन में ये होता है कि जो कंस्ट्रक्शन है किसी चीज का, मान लीजिए अब बुक का, वो किसी एक सेंस के साथ किया गया, लेकिन लोग उसको जब पढ़ते हैं, रीड दोबारा करते हैं, तो उसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं और डीकंस्ट्रक्शन करते वक्त D1, D2, D3 उनके मीनिंग्स अलग अलग हो जाते हैं। तो राइटर को ये प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आप कभी भी जब बुक लिखें तो ये कभी ना सोचें कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्योंकि सामने वाला तो अलग अलग ही सोचेगा। तो राइटर से कहा जाता है जो आप लिख सकें, जो अच्छे से अच्छा लिख सकें, वो लिख दीजिए, सामने वाला तो कुछ ना कुछ समझ ही लेगा। अब आप समझिए डीकंस्ट्रक्शन का मतलब, ये है डीकंस्ट्रक्शन। इतना बैकग्राउंड के बाद वो एक टर्म आपको अब समझ में आने लगेगा। डीकंस्ट्रक्शन का मीन्स क्या है, समझना अपने पर्सपेक्टिव से, सामने वाले ने जो भी कहा हो। वी हैव टू डीकंस्ट्रक्ट द नोशन ऑफ मॉडर्निटी। मॉडर्निस्ट ने अपने बारे में जो भी कुछ कहा हो, लेकिन हमें तो डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, अपने हिसाब से इसको समझना पड़ेगा। विच वाज प्रिवलेंट इन 19th सेंचुरी एंड वी हैव टू रिफ्लेक्ट अपॉन हिडन ट्रुथ। जैसे स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री
अपने हिसाब से डिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे और हिडन ट्रुथ को फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए पोस्ट मॉडर्निस्ट ये कहते हैं ट्रुथ कभी एक नहीं होता है। ऐसा नहीं ट्रुथ एक है, ट्रुथ बहुत सारे हो सकते हैं। स्टूडेंट 1 के लिए ट्रुथ 1 था, इसके लिए 2 था, इसके लिए ट्रुथ 3 था। मीन्स ट्रुथ की कोई एग्जिस्टेंस है नहीं। और इसी थॉट को देखते हैं मॉडर्निस्ट कहते हैं, जबकि ट्रुथ वो फैक्ट को या ट्रुथ को एक ही बताते हैं। तो इस प्रकार से ये मॉडर्निस्ट से अलग हो जाते हैं। अब आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि क्यों पोस्ट मॉडर्निस्ट ट्रुथ को एक नहीं कहते। कहते हैं ट्रुथ बहुत सारे होते हैं, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। साइंस एंड साइंटिफिक मेथड्स आर ग्रेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन सफरिंग्स एंड सोशल पैथोस। ये तो बात हुई साइंस की। दे आर आउटराइटली रिजेक्टिंग वेस्टर्न मॉडल ऑफ मॉडर्निटी। जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं वेस्टर्न मॉडल को तो रिजेक्ट ही कर दे रहे हैं। दे आर फॉलोइंग डीकंस्ट्रक्शनल अप्रोच, और वो उसकी हिडन मीनिंग एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मीनिंग 1 हो सकता है, मीनिंग 2 हो सकता है, जो हर एक प्राणी अलग अलग तरीके से मॉडर्निज्म का डिकंस्ट्रक्शन करेगा और कुछ कुछ समझेगा। तो ट्रुथ के बहुत सारे मीनिंग होंगे। मॉडर्न साइंस एंड मॉडर्निटी इज ब्रिंगिंग टीयर्स इन आवर आईज एंड इट इज स्नैचिंग हैप्पीनेस फ्रॉम अस। ये एक डिकंस्ट्रक्शन हो गया, इसको 1 कह दिया। More we are becoming modern, we are losing our privacy and we are continuously exposed to market। ये ट्रुथ 2 हो गया मॉडर्निटी का, या डिकंस्ट्रक्शन 2 हो गया। ये ट्रुथ 1 था, ठीक है। These suffering are not highlighted by the modernist scholars, hence postmodernist scholars are deconstructing the myths of the modernity। अगर मिथ को डिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, ये ट्रुथ। लेकिन ट्रुथ क्या है, बहुत सारे मल्टीपल ट्रुथ बना रहे हैं। अब आप समझे ट्रुथ का मीनिंग यहाँ पे। Hence they are advocating for realistic sociology, और यही इसको रियलिस्टिक सोशोलॉजी कह रहे हैं कि मल्टीपल ट्रुथ मिल जाते हैं और यही आपकी रियलिस्टिक सोशोलॉजी हो जाती है। अब रियलिस्टिक सोशोलॉजी को फाइंड करने के कुछ और एग्जांपल्स उन्होंने दिए। वो क्या थे, डिकंस्ट्रक्शन तो एक है ही है, मींस आप मीनिंग समझिए, ट्रुथ को समझिए। दूसरा क्या है, आप फोटोग्राफी के थ्रू समझिए, सिनेमा या मूवी के थ्रू समझिए, एंड नॉट ओनली थ्रू डेटा एंड फैक्ट। इसका बहुत अच्छा एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपने नाम सुना होगा धारावी स्लम का, मुंबई में जो है धारावी स्लम, ठीक है। आपने एक पॉजिटिविस्ट को वहां भेजा और कहा यार एक ऐसा करो, सोशल रिसर्च कर ले आओ एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पी पर, ठीक। तो ये बंदा क्या करेगा, ये बहुत सारे मेथड्स लगाएगा साइंटिफिक। चलिए, डेटा कलेक्ट करेगा, ठीक है, और कुछ एक कंक्लूजन दे देगा आपके टॉपिक जो आपने प्रोजेक्ट या जो रखा पी, ठीक है। एक बंदा और है जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है, ये पॉजिटिविस्ट था, ठीक है, पॉजिटिविस्ट। ये आपने पोस्ट मॉडर्निस्ट बंदा ढूंढा, वैसे कहा यार जरा धारावी स्लम की सेम आपने उसको प्रोजेक्ट पी दिया और कहा कि धारावी स्लम के बारे में बताओ। उसने एक फोटो खींची, फोटोग्राफ, और आपको फोटोग्राफ खींच के दिखा दी और बता दिया यार वहां तो इस प्रकार की गरीबी लाचारी है। और इन्होंने कंक्लूजन में गरीबी लाचारी बताई कैसे, पर कैपिटा इनकम दिखाई, इन्होंने डेमोग्राफी रीड करी और बहुत ज्यादा रुपया पैसा खर्च कर दिया इन कामों में। अब आपकी नजर में कौन सी सोशल रिसर्च ट्रुथफुल है, ज्यादा ट्रुथफुल है? अगर आप कह रहे हैं ये वाली, तो आपका जो माइंड है वो पोस्ट मॉडर्न थॉट के प्रति अलाइन हो रहा है। अगर आप कह रहे हैं ये, तो आप कहीं ना कहीं पॉजिटिविस्ट या मॉडर्निस्ट हैं, पर्टिकुलरली पॉजिटिविस्ट हैं, ठीक है। क्योंकि फोटोग्राफ को समझने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग 1 हो सकती है, किसी की अंडरस्टैंडिंग 2 हो सकती है, किसी की 3 हो सकती है।
तो किसी के लिए ट्रुथ 1 हो सकता है, किसी के लिए ट्रुथ 2 हो सकता है, किसी के लिए ट्रुथ 3 हो सकता है, मीन्स मल्टीपल ट्रुथ। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और यही इसी को कहते हैं ये रियलिस्टिक सोशियोलॉजी, पोस्ट मॉडर्निस्ट। फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। थ्री इडियट्स मूवी इज मोर रियलिस्टिक, रिफ्लेक्सिव इन शोइंग सोशल कंडीशंस ऑफ स्टूडेंट्स vis-a-vis कलेक्टिंग डेटा एंड फैक्ट। अगर आपसे एक रिसर्च कराई जाए, एक पॉजिटिविस्ट हैं आप, और कह दिया जाए कि जाइए एक हॉस्टल में स्टूडेंट की एम्प्लॉयबिलिटी, उनके मैथ्स, इन सब पे रिसर्च कर लाइए, सोशल रिसर्च, और कुछ आप कंक्लूजन दीजिए, तो एक पॉजिटिविस्ट जाएगा, बहुत सारे फैक्टर्स पर डेटा कलेक्ट करेगा और फिर कहीं साल 2 साल बाद कंक्लूजन दे पाएगा। जबकि आप एक मूवी लाइए थ्री इडियट्स, और उस थ्री इडियट मूवी को देख लीजिए और 50 बच्चों को दिखा दीजिए, तो आप उन 50 बच्चों के दिमाग में बहुत सारे ट्रुथ बनेंगे, ट्रुथ 1, ट्रुथ 2, ट्रुथ 3, और हर ट्रुथ एक दूसरे से अलग होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये मूवी देखकर छात्रों की जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा रियलिस्टिक या रिफ्लेक्सिव तरीके से दिखाई जा सकती हैं, बजाय कि एक सिंगल पॉजिटिविस्ट रिसर्च के। ऐसा कुछ कहना है पोस्ट मॉडर्न स्कॉलर का। एक और मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। एक पॉजिटिविस्ट को आप भेजिए और उससे कहिए जरा यूरोप जाओ और वर्ल्ड वार 2 की एक रिसर्च कर ले आओ, सोशल रिसर्च। वो जाएगा, फिर वो डेटा इकट्ठा करेगा, फिर वो साल 2 साल बाद लौट के आएगा, फिर कोई कंक्लूजन देगा। इससे अच्छा आप एक पोस्ट मॉडर्न थ्योरिस्ट बैठाइए, उससे कहिए आप एने फ्रैंक की एक डायरी पढ़ लीजिए। उनकी एक डायरी थी, उन्होंने उसमें वर्ल्ड वार 2 के बारे में बहुत कायदे से लिखा था। अब उस डायरी को जब आप पढ़ लेंगे तो उस समय की जो भी परिस्थितियां होंगी आप उसके बारे में कुछ रियलाइज कर लेंगे, तो वो हो जाएगा ट्रुथ, और वही हो जाएगी एक रियलिस्टिक सोशलॉजी। अब आप समझ पाए कैसे पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स अपनी सोशलॉजी को रियलिस्टिक सोशलॉजी कहते हैं। चलिए इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। जो अभी इस टॉपिक को हमने जो कवर किया है, इसको सोशलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेस में भी लिख रखा है मैंने, तो वो टॉपिक भी अभी यहीं पे कवर कर देता हूँ, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे भी पढ़ते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म में का मीनिंग है उत्तर आधुनिकतावाद, आधुनिकतावाद का मीनिंग है मॉडर्निज्म। अब ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म इमर्ज्ड एज फिलोसॉफिकल रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस ऑफ मॉडर्निटी। क्या था क्राइसिस ऑफ मॉडर्निटी? वर्ल्ड वार 1, 2 एंड वेरियस न्यूमरस डेथ। अब क्योंकि मॉडर्निटी की क्राइसिस के कारण आया, तो हम एक बार फिर से मॉडर्निटी को फिर से पढ़ लेते हैं। फाउंडेशंस एंड फ्रेमवर्क ऑफ मॉडर्निटी। The philosophy of modernity is rooted in the belief in rational discovery and objective truth। ये किसकी बात, कैसे ट्रुथ की बात कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव ट्रुथ की बात कर रहे हैं। जबकि पोस्ट मॉडर्निस्ट किस ट्रुथ की बात कर रहा है? सब्जेक्टिव ट्रुथ की बात कर रहा है। सबसे पहला डिफरेंस तो आप यही समझ सकते हैं दोनों में। आप अब एक टेबल बना लीजिएगा यहाँ पे, ऐसे अपने रफ नोटबुक में या अपनी ही बुक में, इसी बुक में यहाँ पे लिख लीजिएगा पोस्ट मॉडर्निज्म एंड मॉडर्निज्म। यहाँ पे लिखिए सब्जेक्टिव ट्रुथ और यहाँ पे लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव ट्रुथ। ऐसे एक टेबल बना लीजिए और मैं आपको जो बताता जा रहा हूँ वो उसमें फिल करते जाइए, तो आपके पास एक अच्छी सी टेबल हो जाएगी। कोर कंसेप्ट ऑफ मॉडर्निस्ट थॉट। नेचर्स लॉ, नेचर इज रूल गवर्न। ये नियमबद्ध नेचर को कहते हैं पहली चीज। इट्स कॉजेज आर डिस्कवरेबल विद इन नेचर बाई रेशनल बीइंग। ये कह रहे हैं इसके कॉजेज आर डिस्कवरेबल, जबकि जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं वो किसी का कॉज में बहुत सारी डिस्कवरी ढूंढ सकते हैं, बट एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वह उसके कॉज को कैसे समझेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अपनी बुक और मेरे स्टूडेंट की क्या अंडरस्टैंडिंग है मेरी बुक के बारे में, तो मेरी बुक का जो कॉज है वो क्यों बनाएगी, उसका उसको डिस्कवर कोई नहीं कर सकता, बस उसको अंडरस्टैंड कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट ट्रुथ से। ऑन्टोलॉजी मीन्स थ्योरी ऑफ ट्रुथ।
यहाँ पे देखिए आप ट्रुथ पर ज़्यादा फोकस हो रहा है इस कीवर्ड पे, ट्रुथ। तो जो मॉडर्निस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट में डिफरेंस है या जो डाइवर्जेंस है वो इसी बेसिस पर है कि ये ट्रुथ को कैसे समझते हैं। ट्रुथ इज ऑब्जेक्टिव, इनके लिए तो ट्रुथ ऑब्जेक्टिव है। एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वर। ये कह रहे हैं ऑब्जर्वर चाहे जो भी हो, जैसे स्टूडेंट 1 था मेरे केस में, उसका ट्रुथ T1 था, स्टूडेंट 2 था तो उसके लिए ट्रुथ T2 था। लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं चाहे स्टूडेंट 1 हो, चाहे स्टूडेंट 2 हो, चाहे स्टूडेंट 3 हो, सबके लिए ट्रुथ क्या होगा, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू T। ऐसी कुछ बात ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं ट्रुथ हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है और एक ही होता है। तो एक और डिफरेंस दोनों में ये रहा। ट्रुथ इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्कवरी। अभी मैं इसको जब आगे पढ़ूंगा तो मैं फिर से आपको बताऊंगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का यहाँ मीनिंग क्या है। ये लाइन आपको पूरी समझ में नहीं आई होगी, जब मैं लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्लियर कर दूंगा तब आपको ये प्रॉपरली कनेक्ट हो जाएगा। फिर से आप इसको एक बार फिर से पढ़िएगा। एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी का जो मीनिंग होता है उसका हिंदी मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। उसका मीनिंग होता है आपने जो भी सीखा वो कैसे सीखा। जैसे आपने, इस एपिस्टेमोलॉजी का मैं मीनिंग बता रहा हूँ, आपने सीखा खाना कैसे खाया जाए, तो ये खाना कैसे खाना, ये कहाँ से सीखा, तो आपने अपनी नॉलेज की डिस्कवरी, कि आप नॉलेज, आपकी नॉलेज कहाँ से आई, उस नॉलेज को जानना, नोइंग ऑफ नॉलेज इज नॉन एज एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ नॉलेज। आप जो जानते हैं वो कैसे जानते हैं, इसकी जानकारी होना ही एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है। ये सब फिलोसॉफिकल वर्ड हैं, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स को डाउट पैदा करते हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। बस आप मेरे वर्ड से याद रखिए, आपको सब याद होता चला जाएगा। नॉलेज इज डिराइव थ्रू द एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये कह रहे हैं जो भी नॉलेज है ये एक्सपेरिमेंट से दिख जाएगी। हमने जो भी सीखा, मीन्स मॉडर्निस्ट ने जो भी जाना वो एक्सपेरिमेंट से जाना, ना कि किसी डिवाइन रेविलेशन जैसे कि रिलीजन में होता है। ये मॉडर्निस्ट कह रहे हैं। मॉडर्निस्ट और नॉलेज के बारे में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नॉलेज इज यूनिवर्सल बिकॉज द लॉज ऑफ नेचर आर द सेम एवरीवेयर। ये कह रहे हैं नॉलेज तो यूनिवर्सल है, कहीं से भी सीख सकते हैं। फिर प्रेडिक्टेबिलिटी, मूवमेंट इज लीनियर इफ द इनिशियल कंडीशन इज नोन, द फ्यूचर कैन बी प्रिडिक्टेड। जैसे हमने सोशल इवोल्यूशन की बात की थी, तो अगर सोशल इवोल्यूशन को आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि सोसाइटी किस दिशा में जाएगी, अगर आपको इनिशियल कंडीशन पता हो। सिमिलर टू नेचुरल साइंस में जैसे हम फिजिक्स में लगा लेते हैं लॉज, अगर वेलोसिटी v1 पे, टाइम t1 पे कुछ एक्सेलरेशन a1 पता है, तो x डिस्टेंस चलने के बाद v2 t2 और a2 क्या होगा, ये सब पता लग जाता है फॉर्मूला से। ऐसे ही ये कह रहे हैं सोशलॉजी में भी पता लग जाएगा। और इसका एक एग्जांपल सिगमंड फ्रूड जो कहते हैं आप आज कैसे बिहेव कर रहे हैं ये आपके बचपन पर निर्भर करता है। एक और इंडिया में सेइंग है, कूद के पांव पालने में दिख जाते हैं, कूद के पांव पालने में। तो आप समझ रहे हैं कि जो भी उसके एवोल्यूशन है वो शुरुआत से ही पता लग जाता है। तो ऐसी कुछ बात कह रहे हैं मॉडर्निस्ट। मीन्स मॉडर्निस्ट एक खांचे में सेट करना चाह रहे हैं पूरी स्ट्रक्चर को, पूरी सोसाइटी को। माइंड बॉडी डिस्टिंक्शन बता रहे हैं सोसाइटी में। द माइंड मीन्स कॉन्शियसनेस और रिलीजन वाज सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। मीन्स जब मॉडर्निस्ट ने क्या किया, माइंड और बॉडी को सेपरेट कर दिया। माइंड क्या थी, माइंड को कहा रिलीजन और बॉडी को क्या कहा, साइंटिफिक इंक्वायरी। मीन्स साइंस और रिलीजन को मॉडर्निस्ट अलग मानते हैं, ये कहना है इस लाइन का। विच वाज क्रूशियल फॉर डेवलपिंग मॉडर्न साइंस, और इसकी वजह से मॉडर्न साइंस और मॉडर्निटी का उदय हुआ। सोशल इम्पैक्ट देखते हैं। एम्फेसिस ऑन यूनिफॉर्मिटी सिमेट्री, मॉडर्निस्ट यूनिफॉर्मिटी सिमेट्री की बात करते हैं, जबकि पोस्ट मॉडर्निस्ट ये कहते हैं हर आदमी का विचार अलग होगा, तो यूनिफॉर्मिटी को तो वो कतई नहीं मानते हैं। ऐसी सिमेट्री पर भी वो फोकस नहीं करते हैं। एग्जाम्पल आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न सिटी, जैसे मॉडर्न सिटीज आप देखेंगे उनका आर्किटेक्चर कैसा है, यूनिफॉर्म और सिमेट्रिक। एंड एक्सप्लेनिंग लार्ज सिस्टम बाय आइडेंटिफाइंग देयर स्मॉल सिंपल फॉर्म और इनिशियल कंडीशंस। ये है मॉडल,
जब हम मॉडल बना लेते हैं, जैसे हमने पावर प्लांट है, पहले हम पावर प्लांट का एक मिनिएचर मॉडल बनाते हैं, फिर उसके बाद उस पावर प्लांट को बनाते हैं। तो जो मॉडर्निस्ट हैं वो ये कहते हैं कि स्मॉल सिंपल से एक बड़ी सिस्टम की फंक्शनिंग को पता किया जा सकता है, क्योंकि सब चीजें पैटर्न हैं। तो इस डिस्कशन से आप क्या जाने? इस डिस्कशन से आप कुछ नहीं जाने, बस मॉडर्निस्ट के बारे में जाने कि मॉडर्निस्ट का क्या मानना है, किसके बारे में, ट्रुथ के बारे में, अपने नॉलेज सिस्टम के बारे में। मीन्स मॉडर्निस्ट की जो नॉलेज सिस्टम है वो कैसे आई, उसके बारे में उनका क्या मानना है। तो वो कहते हैं मॉडर्निस्ट को जो भी पता लगा वो एक्सपेरिमेंट से पता लगा और उनका नॉलेज सिस्टम यूनिवर्सल है। फिर वो प्रेडिक्टिबिलिटी के बारे में बताते हैं कि हम तो प्रेडिक्ट भी कर लेते हैं। और फिर एक एग्जांपल मैंने आपको दिया पूत के पाँव पालने में। और ये माइंड बॉडी डिस्टिंक्शन की बात कहते हैं, बोले मॉडर्निस्ट तो साइंस और रिलीजन को अलग अलग मानते हैं, ठीक है। फिर इसका मैंने सोशल इम्पैक्ट भी आपको बता दिया कि ये मिनिएचर मॉडल सिस्टम भी फॉलो करते हैं। लेकिन ये तो रही मॉडर्निस्ट की बात। इन थोड़े दिन बाद लोगों ने क्या देखा? क्राइसिस ऑफ मॉडर्निटी। वही वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, ये सब इवेंट्स लोगों को दिखने लगे। द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्निटी बिगेन टू ब्रेक डाउन ड्यू टू रेडिकल चेंजेस इन द फिलोसफी ऑफ साइंस। इवन साइंस की फिलोसफी ही चेंज होने लगी। मॉडर्निटी की तो बात छोड़िए, साइंस ही अपने आप को चेंज करने लगी। मॉडर्निटी का जो क्राइसिस रहा वो रहा, साइंस ही चेंज करने लगी अपने आप को। अब साइंस की शिफ्ट क्या रहे? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बना रहे थे आइंस्टीन साहब। आइंस्टीन क्या कह रहे थे? स्टेबलाइज दैट अपीयरेंस डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आइंस्टीन ने एक बात कही थी कि जो एग्जिस्टेंस है किसी का वह देखने वाले के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर है। जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे वो शायद इसको जल्दी समझ जाएं, और जो नॉन साइंस के स्टूडेंट हो वो उस पर ज़्यादा दिमाग ना दें। ठीक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ऑब्जर्वर रेफरेंस क्या होता है, मैं इसको एक एग्जांपल के साथ अभी बाद में बता दूंगा। तो इससे ये पता लगता है कि साइंस भी डुअल एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है। अगर साइंस डुअल एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है और इनके जो मॉडर्निटी वाले हैं ये तो अब सत्य को एक बता रहे थे थोड़ी देर पहले, ट्रुथ इज वन, ट्रुथ इज ऑब्जेक्टिव। तो कहीं ना कहीं साइंस ने अपना स्टीयरिंग घुमा लिया था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये पता लगा। दिस थ्योरी चैलेंज द क्लेम ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ, जो कि मॉडर्निस्ट कह रहे थे। नॉलेज बिकेम रिलेटिव, मीन्स ट्रुथ बिकेम रिलेटिव। समझने वालों की आंखों में होता है सच्चाई जानना। जैसे सीता जी की जो अग्नि परीक्षा है, इसके बहुत सारे व्यूज हैं। ट्रुथ वन, कोई कुछ कह रहा था, राम जी का कुछ मत था, सीता जी का कुछ मत था, हनुमान जी का कुछ मत था, बहुत सारे देवी देवताओं का कुछ मत था। तो इवेंट एक था लेकिन ट्रुथ बहुत सारे थे और सबके अलग अलग थे। ऐसा कुछ कहना है शिफ्ट ऑफ साइंस का, मीन्स साइंस जैसे शिफ्ट होने लगी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ऑब्जर्वर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने को मिला कि एक समय में आदमी की दो पोजीशंस हो सकती हैं, ये भी पता लगा। चैलेंज द क्लेम ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ, नॉलेज बिकेम रिलेटिव, एम्फेसाइज द रेगुलेटरी रोल ऑफ कल्चर, कल्चर पर भी लोग फोकस करने लगे। उसके बाद दौर आता है क्वांटम फिजिक्स का, और क्वांटम फिजिक्स में आपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा होगा, और उसमें आपने देखा होगा कि कैसे एक एटम की बस प्रोबेबिलिस्टिक लोकेशन पता कर सकते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिस्टिक लोकेशन, ना कि एग्जैक्ट। मीन्स एग्जैक्टनेस तो कुछ है ही नहीं, मीन्स ट्रुथ तो को बस प्रोबेबली फाइंड कर सकते हैं हम, तो इसीलिए मल्टीपल ट्रुथ की बात होती है। अब आप इसको साइंस से रिलेट कर पाए मल्टीपल ट्रुथ का मीनिंग क्या है? जिसने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा होगा उसे ये बात समझ में आ गई होगी मैं यहाँ पे क्या कहना जा रहा हूँ। क्वांटम फिजिक्स कहती है पार्टिकल मोशन इज नॉट स्ट्रिक्टली लीनियर, द ऑब्जर्वर प्रेजेंस इम्पैक्ट ऑब्जर्वर ऑब्जर्व रियलिटी। इसको मैं अभी एक और एग्जांपल से बताऊंगा। सर्टेनिटी वाज रिप्लेस्ड बाय प्रोबेबिलिटी। अब सर्टेनिटी ट्रुथ एक है ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है ट्रुथ में भी प्रोबेबल, प्रोबेबल ट्रुथ की बात हो रही है।
ओनली ये पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, आप समझ रहे हैं आप ट्रुथ कैसे चेंज होने लगा। इसीलिए मैं आपको जब ये पढ़ा रहा था ऊपर तो मैंने कहा था इस वर्ड पे ध्यान रखिएगा, ट्रुथ, नॉलेज, ऑब्जेक्टिविटी, chaos एंड कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। एक और थ्योरी आई, chaos थ्योरी क्या कहती है? while नेचर इज रूल बाउंड, रेगुलरिटी इज हार्ड टू फाइंड इन अनस्टेबल सिस्टम विथ टू मैनी वेरिएबल्स। तो ये कह रहे हैं नेचर तो चलिए रूल बाउंड हो सकता है, लेकिन सोशल सिस्टम या सोसाइटी जैसे सिस्टम में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं और इसमें आप रेगुलरिटी की बात करते हैं, ये कुछ इम्पॉसिबल जैसा लगता है। एक और थ्योरी आई, कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, स्टेट दैट कॉम्प्लेक्स रियलिटी कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय स्टडिंग देयर मिनिएचर सिंपल फॉर्म्स, जैसे कि यहाँ पर मॉडर्निस्ट कह रहे थे। इसको रिजेक्ट कर रही है कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। ये तो आई बात, इस डिस्कशन से हमें क्या पता लगा, कैसे इवन साइंस भी प्रोबेबिलिस्टिक हो चुकी थी, अब ये सर्टेन नहीं रही थी, और ये भी मल्टीपल ट्रुथ जैसी बात पर भरोसा करने लगी थी। ठीक है, अब उसके बाद आता है दौर पोस्ट मॉडर्निज्म का। इसमें क्या हुआ, रिजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। जो ऑब्जेक्टिविटी को मॉडर्निस्ट पाने की बात करते हैं, ये लोग रिजेक्ट करते हैं। डिफरेंस ये हो गया। पोस्ट मॉडर्निस्ट कंक्लूड्स दैट ऑब्जेक्टिव नॉलेज इज नो लॉन्गर पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये कहते हैं सब्जेक्ट सेंटर एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स हाउ नॉलेज सिस्टम इज डिराइव्ड। आपको जो ज्ञान है वो कहाँ से आया, इस बात की जानकारी एपिस्टेमोलॉजी कही जाती है। और ये जो जानकारी है ये होती है सब्जेक्ट सेंटर, मीन्स जिसके पास वो जानकारी है वो ही जानता है कि वो चीज वो कैसे जानता है। शायद आप इस इन वर्ड्स में कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं इसको लिख के बताता हूं। एपिस्टेमोलॉजी की मैं बात करता हूं। एक स्टूडेंट S1 है, एक स्टूडेंट S2 है। स्टूडेंट S1 रिलीजन 1 फॉलो करता है, S2 रिलीजन 2 फॉलो करता है। आप और एक आप हैं जो कि सोशल रिसर्चर है। ठीक है, आप स्टूडेंट 1 से पूछते हैं, यार भाई ये बताओ कि आपको अपने रिलीजन के बारे में, जो रिलीजन की नॉलेज है वो कैसे कैसे आई, उससे ये पूछेंगे। बस यही एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चन हो जाएगा उससे, कि आप उसकी नॉलेज को पूछ रहे हैं, उस नॉलेज का सोर्स क्या है। यही क्वेश्चन आप रिलीजन का इससे करेंगे। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट S1 है ये कहेगा हमें तो रिलीजन मेरे दादाजी ने बताया। ये जो स्टूडेंट 2 है ये कहेगा मुझे जो रिलीजन की नॉलेज है वो तो रिलीजियस टेक्स्ट से मिली है। ठीक है, तो एपिस्टेमोलॉजी इसमें क्या हुई, अपने उन बच्चों को ये पता है कि वो उनकी जो रिलीजन की नॉलेज है उसका सोर्स क्या है। पहले का सोर्स क्या है, दादाजी, और दूसरे का सोर्स क्या है, रिलीजियस टेक्स्ट। तो उनके लिए रिलीजन की एपिस्टेमोलॉजी क्या है, एक के लिए दादाजी है, एक के लिए रिलीजियस टेक्स्ट। ये होता है एपिस्टेमोलॉजी। आप जो नॉलेज है वो उस नॉलेज पर कैसे आए, उसके सोर्स क्या है, इस चीज को जानने की प्रक्रिया को कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। सब्जेक्ट सेंटर एपिस्टेमोलॉजी मीन्स जो भी नॉलेज सिस्टम है वो डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर, ना कि राइटर के ऊपर। अब आप समझे ये क्या है, मीन्स जो भी नॉलेज डिलीवर हो रही है, राइटर कुछ भी कहना चाह रहा है, लेकिन जो सामने वाला समझना चाहेगा वो ही वो समझेगा। इसीलिए सब्जेक्ट सेंटर नॉलेज सिस्टम एपिस्टेमोलॉजी को कह दिया जाता है नॉलेज सिस्टम, सब्जेक्ट सेंटर नॉलेज सिस्टम। इसकी बात कर रहे हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट। इसमें क्या है, रिजेक्ट द मॉडर्निस्ट ऑब्जेक्ट सेंटर एपिस्टेमोलॉजी। इसको मैं फिर एक और एग्जांपल से बताता हूं आपको। सब्जेक्ट सेंटर ऑब्जेक्ट सेंटर का मीनिंग क्या है। राइटर 1, राइटर है एक, मान लिया मेरी ही बुक थी, राइटर आलोक त्रिपाठी। क्योंकि बुक मेरी है और बुक B1, बुक मान लिया डीमिस्टिफाइंग सोशियोलॉजी, डीमिस्टिफाइंग सोशियोलॉजी DS, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें कुछ सोशियोलॉजिकल नॉलेज दी गई है, नॉलेज सिस्टम 1। ठीक है, इधर हो गए अपने स्टूडेंट।
पोस्ट मॉडर्निस्ट कह रहे हैं इस नॉलेज सिस्टम को ये लोग अपने तरीके से पढ़ेंगे, इसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग इन्हें लगेगी, तो इन्हें जो सोशियोलॉजी का ज्ञान होगा, वह ऑब्जेक्ट सेंटर नहीं होगा। जो जो किताब इन्हें बताना चाह रही होगी वो नहीं होगा, बजाय कि सब्जेक्ट सेंटर ज्ञान होगा इनको। मीन्स ये जो उस किताब से समझना चाह रहे होंगे, ये जो स्टूडेंट हैं वो उस किताब से जो भी समझना चाह रहे होंगे वही इन्हें ज्ञान प्राप्त होगा। अब आप समझ पाए इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है रिजेक्ट द मॉडर्निस्ट ऑब्जेक्ट सेंटर एपिस्टेमोलॉजी। जबकि मॉडर्निस्ट क्या कह रहे हैं, ये जो किताब बताना चाहेगी वही ये बच्चे समझेंगे, जबकि पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या कह रहे हैं, ये जो बच्चे समझना चाहेंगे वही वो समझेंगे, ना कि जो राइटर उन्हें बताना चाहता है। इसका मैंने एग्जांपल आपको कुछ सेकंड्स पहले, कुछ मिनट्स पहले दिया था पहले भी। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। रिजेक्ट्स द मॉडर्निस्ट ऑब्जेक्ट सेंटर एपिस्टेमोलॉजी। रियलिटी इज अंडरस्टूड एज बीइंग विद इन द सेल्फ। मीन्स रियलिटी जो भी है, ट्रुथ जो भी है, वह तो सामने वाले के अंदर है। जो सामने वाला समझ रहा है वो ही रियलिटी है, किताब में चाहे कुछ भी लिखा हो। ट्रुथ इज द अंडरस्टैंडर्स ट्रुथ। सत्य वही है जो सामने वाला सत्य को समझता है। किसी के लिए कास्ट सिस्टम ऑपरेशन है, ठीक है, जैसे कि अंबेडकर जी के लिए हुआ, और किसी के लिए कास्ट सिस्टम नॉर्मल है। अपने आप गांव में निकलिए, बहुत सारे दलित ऐसे होंगे जो कास्ट सिस्टम को बिल्कुल सही मानते हैं, जबकि अंबेडकर साहब गलत मानते थे। तो रियलिटी वही है, लेकिन ट्रुथ अलग अलग है, जो सामने वाला जैसे समझ पाए। समझने वाले का सत्य है, ना कि कास्ट सिस्टम का अपना सत्य है। अब आप समझिए इस एग्जाम्पल से। मेकिंग ट्रुथ इंटायरली रिलेटिव, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, स्कूल की घंटी। जो मॉडर्निस्ट हैं या पॉजिटिविस्ट हैं वो ये कहेंगे स्कूल की घंटी का मीनिंग सिमिलर होगा सबके लिए, जबकि पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या कहेंगे, स्कूल की घंटी का मतलब टीचर के लिए क्या होगा, यार अभी और काम करना है, अभी रजिस्टर पूरे करने हैं, ठीक है, अभी पंच करना है, अभी मैनेजर के साथ मीटिंग है, ये तो इनके लिए होगा। स्टूडेंट के लिए क्या होगा, यार बाहर गोलगप्पे वाला खड़ा हुआ है उसके साथ अभी तो गोलगप्पे खाने हैं, या अभी रिक्शा पे धक्का लगा के जाना है रोड पर। स्वीपर क्या करेगा, स्वीपर को सफाई करनी होगी तब जाना होगा घर। जो बाहर दुकान लगाया होगा उसके लिए खुशी का पल होगा स्कूल की छुट्टी। और जो स्कूल का मैनेजर होगा उसके लिए ये होगा कि अभी सभी स्टाफ को बिठा के कल का कुछ बताना है। तो सबके लिए स्कूल की घंटी का मीनिंग अलग अलग है। तो जो ट्रुथ है वो सब्जेक्टिव है, या फिर ट्रुथ इज अंडरस्टैंडर्स ट्रुथ। अब आप समझिए, टीचर के लिए ट्रुथ अलग है, स्टूडेंट के लिए ट्रुथ अलग है, स्वीपर के लिए ट्रुथ अलग है। फिर एक बार देखिए, रियलिटी इज अंडरस्टूड एज बीइंग विद इन द सेल्फ। टीचर के अंदर जो रियलिटी है स्कूल की घंटी की वो अलग है, स्टूडेंट के अंदर जो रियलिटी है स्कूल की घंटी की अलग है, स्वीपर के अंदर अलग है। इसीलिए इसको कहा जाता है सब्जेक्ट सेंटर्ड एपिस्टेमोलॉजी। इस स्कूल की घंटी का जो भी ज्ञान है, मीन्स जो भी नॉलेज है, वो टीचर के लिए अलग है। तो सब्जेक्ट सेंटर एपिस्टेमोलॉजी, सब्जेक्ट सेंटर एपिस्टेमोलॉजी, सब्जेक्ट सेंटर एपिस्टेमोलॉजी। जबकि जो मॉडर्निस्ट हैं वो क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट सेंटर एपिस्टेमोलॉजी, ऑब्जेक्ट सेंटर एपिस्टेमोलॉजी, ऑब्जेक्ट सेंटर एपिस्टेमोलॉजी। अब शायद आप पूरा मीनिंग समझ पाए होंगे एपिस्टेमोलॉजी का, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेंटर्ड मीनिंग क्या है, सब्जेक्ट सेंटर का मीनिंग क्या है। ये आप किसी भी बुक में पढ़ लीजिएगा, इतनी क्लियरिटी के साथ नहीं दिया हुआ है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें यूज इसीलिए किए हैं क्योंकि ये आपको क्लियरली समझ में आ जाए। नहीं तो आप बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो बस आप इसको बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, इस लेक्चर को आप 2 या 3 बार देखिएगा, तब आपको पोस्ट मॉडर्निज्म पूरा क्लियर हो पाएगा। चलिए, अब आप देख रहे हैं, क्योंकि ये टीचर के लिए कुछ ट्रुथ को अलग बता रहा है, स्टूडेंट के लिए कुछ अलग बता रहा है, स्वीपर के लिए कुछ अलग बता रहा है। तो आप देख रहे हैं ये इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस पे कितना फोकस कर रही है ये थ्योरी। मींस इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा तवज्जो देने वाली थ्योरी है। नॉलेज सोर्स की बात करें, पर्सनल फीलिंग एंड एक्सपीरियंस गेन सिग्निफिकेंस ओवर ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। ये कह रहे हैं जो पर्सनल फीलिंग है वो इंपॉर्टेंट है, ना कि आप ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करके कुछ पता कर लेंगे।
लेकिन क्रिटिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म भी है, इस थ्योरी को क्रिटिक करने वाले भी हैं। ये कहते हैं अगर मान लिया हम हर एक आदमी का जो ट्रुथ है उसको एनालाइज करने लगे सोशल रिसर्च में, तो ऐसा नहीं लगता है कि जितने भी इंसान हैं इस धरती पर उतने ट्रुथ बन जाएंगे। और इतनी ट्रुथ की एनालिसिस अगर करने हम बैठ गए तो हो गई एनालिसिस और हो गई सोसाइटी। तो इसीलिए कहते हैं अगर ऐसा ही है तो हर पागल सनकी शराबी के पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर सोशलॉजी को विभिन्न विचारधाराओं में बांट देने में क्या ही हर्ज है। एक प्रकार से ये सैटायरिकल टोन में कहा गया है कि जो भी पागल कहे वो कहे मेरा ट्रुथ अलग है, सनकी कहेगा मेरा ट्रुथ अलग है, भाई मेरे लिए आप पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी कुछ अलग है, सनकी के लिए कुछ अलग होगी, शराबी के लिए कुछ अलग होगी। ये एक मेजर इनका क्रिटिक है। मीन्स यहाँ पे बहुत वैरायटी हो जाएगी अगर इन बातों को मानने लगे। वैरायटी एंड लोकलिज्म रिजेक्ट्स मॉडर्निस्ट डिमांड फॉर यूनिवर्सलिज्म। मैंने आपको बता दिया ऑब्जेक्ट सेंटर कुछ भी नहीं है, ये सब्जेक्ट सेंटर होने की बात कहते हैं। यूनिफॉर्मिटी भी नहीं है यहाँ पे, सबके लिए सत्य अलग अलग है। एंड सिमेट्री भी के लिए भी मना करते हैं। और प्रमोट क्या कर रहे हैं ये, वैरायटी एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द लोकल करेक्टर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये लोकल पॉपुलेशन का इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं और वैरायटी को। कुछ की पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स देखते हैं, उनकी कुछ थ्योरीज देखते हैं, फिर आपको और समझ में आएगा। एक पोस्ट मॉडर्निस्ट हुए जैक्स दरिदा, इनको दरिदा पढ़ा जाता है। इनकी जो थ्योरी है वो डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी है। मैंने आपको बताया डीकंस्ट्रक्शन मीनिंग क्या होता है, हिडन ट्रुथ को फाइंड करना। emphasize the linguistic turn the study of how things are said। ये लैंग्वेज पे फोकस कर रहे हैं, इसीलिए आप पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है वो लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स में भी पढ़ा जाता है। जहाँ लैंग्वेज की स्टडी की जाती है वहाँ पर भी पोस्ट मॉडर्निस्ट स्कॉलर्स पढ़े जाते हैं। द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट वर्क, ये देखिए ये कीवर्ड हाईलाइट कर लीजिए अपनी बुक में। कंस्ट्रक्टेड सोनली बाय द रीडर लिसनर नॉट द ऑथर इंटेंट और द टेक्स्ट इटसेल्फ। A single text can have multiple valid meanings। मीन्स ये कह रहे हैं जो टेक्स्ट लिखा जाता है उसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। जैसे अभी एक यूपी असेंबली में डिबेट बनी रही, तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस पे जो दलित स्कॉलर हैं वो कुछ कह रहे हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं। उस समय वहाँ के एक विधायक हुआ करते थे, अब शायद नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य, वो उसको कुछ अलग तरीके से एनालाइज कर रहे हैं उस टेक्स्ट को। मीन्स टेक्स्ट को लिखने वाला किस नजरिए से लिख गया वो अलग बात हुई, लेकिन समझने वाले उस टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से समझेंगे। तो ये कहते हैं ए सिंगल टेक्स्ट, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ए सिंगल टेक्स्ट कैन हैव मल्टीपल वैलिड मीनिंग्स। तो जो जैक्स दरिदा हैं ये कहते हैं जो आप अगर राइटर हैं तो आप अपने जो मन में आए वो लिख दीजिए। आप ना सोचिए उस जनता के बारे में कि वो जनता इस टेक्स्ट के बारे में क्या सोचेगी, क्योंकि जनता तो अलग तरीके से ही सोचेगी। क्या पता आप जो सोच रहे हैं वो जनता सोच ही ना पाए। एग्जाम्पल के लिए तुलसीदास जी ने ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी लिखते वक्त उनका जो थॉट प्रोसेस होगा वो थॉट प्रोसेस क्या है, शायद आज हम में से पूरे विश्व में कोई नहीं जानता। रियल थॉट प्रोसेस उनका कोई नहीं जानता सिवाय कि उनके खुद। तो इसलिए जो आज उसका इंटरप्रेट कर रहे हैं उस टेक्स्ट को वो मल्टीपल तरीके से कर रहे हैं, इसलिए उस टेक्स्ट के मल्टीपल वैलिड मीनिंग्स होते हैं। अब आप चलिए, जब तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे उस समय अगर वो सोच लेते कि यार इसको कैसे लिखा जाए और लोग क्या सोचेंगे, तो आप समझ लीजिए कि वो लिख ही ना पाते, क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ सोचेंगे ही और अलग तरीके से ही सोचेंगे। ये कुछ है मीनिंग डीकंस्ट्रक्शन का। मेथड क्या है डीकंस्ट्रक्शन, द एनालिटिकल मेथड फॉर अनपैकिंग द इंटरवोवन एलिमेंट्स विद अ टेक्स्ट। ये क्या कहते हैं, पढ़ो और समझो अपने तरीके से, ना कि ऑथर के दिमाग के आधार पर। दूसरा ये कहते हैं जो रीडर है वो भी डिकंस्ट्रक्ट करे अपने हिसाब से, क्योंकि ऑथर जो है उसने कुछ अपने दिमाग से कुछ लिखा होगा, क्या पता ऑथर का एक कुछ इंटेंट रहा हो आपको कुछ एक पर्टिकुलर तरीके से बताने का और वह आपके लिए हितकारी ना हो। तो इसलिए जो भी टेक्स्ट पढ़ें उसका जो रियल मीनिंग है उसको फाइंड करने की कोशिश करें, ना कि ऑथर के दिमाग के आधार पर उसको पढ़ें। ये मीन्स रीडर को भी बता रहे हैं और ऑथर को भी बता रहे हैं।
suggested that though of having clear cut communication by author is futile, author अगर clear cut communication कर भी दे तब भी futile है, as the final meaning is always dependent on the reader. ऑथर ये सोच कर ना लिखे कि सबको समझ में आना चाहिए, वो बस वही लिखे जो वह लिखना चाहता है, क्योंकि समझना तो पाठक के दिमाग और विचारों के आधार पर अलग अलग ही होता है। अब समझिए, ये जो बुक है ये मैंने लिखी, अगर मैं इसमें इतनी हिंदी के टेक्स्ट ना जोड़ता और मैं खुद इस बुक को आपको बताता नहीं, तो शायद आप इस बुक के जो टेक्स्ट हैं इसको कुछ अलग तरीके से ही पढ़ते और आप रियल मीनिंग जो है वो फाइंड ना कर पाते। चलिए, मेरे केस में मैं यहाँ पे आपको यूट्यूब वीडियो या वीडियो के माध्यम से इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो सामने स्टूडेंट बहुत सारे बैठे हैं, S1 स्टूडेंट, S2 स्टूडेंट, S3 स्टूडेंट, मेरे वीडियो लेक्चर्स को इवन अलग अलग तरीके से समझ रहा है। मीन्स बुक में जो लिखा है उसको उस तरीके से पढ़ पाना जैसा ऑथर बताना चाहता था वह शायद इम्पॉसिबल है। इसलिए वो ऑथर को भी कहते हैं कि आप भी ये ना मानिए कि आप किसी को कुछ समझा पाएंगे, और ये रीडर से भी ये कहते हैं कि आप भी उस जो ऑथर ने लिखा है उसको समझने का प्रयास ना करें, जबकि आप प्रयास करें उसमें हिडन मीनिंग जो है उसको डिकंस्ट्रक्ट करने के। बस ये बात है जैक्स दरिडा के टेक्स्ट में। अब शायद आपको और क्लियर हो गई हो। माइकल फूको ये जीनियोलॉजी एंड पावर पढ़ते हैं। ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट स्कॉलर हैं इनको पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा जाता है। तो आप देख रहे हैं पोस्ट मॉडर्निज्म है कि कितने सब्जेक्ट्स को पास में ला रहा है। एक तो सोशियोलॉजी, एक तो लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट बहुत सारे लिंग्विस्टिक, एक तो पबैड और पॉलिटिकल साइंस। तो जब क्वेश्चन आया आपके पास इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन सोशियोलॉजी, तो आप पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच का मेंशन जरूर करें अपने आंसर में। जीनियोलॉजी एंड पावर ये पॉलिटिकल साइंस में मेनली यूज होता है। फोकस किस पे रहता है इस थ्योरी का? चैलेंज द मॉडर्निस्ट सर्च फॉर द सिंगल ऑरिजिन ऑफ सोशल फिनोमेना। वही बात जो हमने पहले बताई थी, एक ऑरिजिन के बारे में फोकस करते हैं मॉडर्निस्ट, और यही इसका क्रिटिक है। जीनियोलॉजी या जेलॉजी, ए मेथड फॉर अंडरस्टैंडिंग a gradual process of development rather than a fixed origin. Power relation analyzed how power is subtly woven into social development, institution and knowledge system. Example, medical clinics, prisons. मीन्स ये मेडिकल क्लिनिक्स और प्रिजन्स को भी रीड करते हैं। नॉलेज, आज आप देख रहे हैं पावर कैसे कैसे चेंज हो रहा है। पावर भी सेम नहीं रहता है। पावर इज नॉट सेम ऑलवेज। पहले पावर क्या होता था, कभी पावर जो होती थी वह कभी धन संपत्ति की होती थी। भारत में पावर जाति के पास भी रही, उसके बाद शायद हथियारों में पावर रही, लेकिन आज जो पावर है वो नॉलेज की है। नॉलेज इज पावर। क्यों? पावर किसके पास नहीं है? नॉलेज की पास है तो पावर किसके पास नहीं है? नॉट स्टेट, नॉट गवर्नमेंट, नॉट कैपिटलिस्ट। क्यों? मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा है। डॉक्टर ने रोक दिया तो दारू छोड़ दी, वरना पूरी सरकार, समाज, परिवार नहीं छुड़वा पाया किसी से दारू। और डॉक्टर ने आपसे कहा और आपने दारू छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि आपने माना डॉक्टर के पास एक नॉलेज है, और उस नॉलेज में ही वो दम है जो आपसे ये काम करा पाई। तो इसलिए आज कहा जाता है नॉलेज इज पावर, और इसीलिए मैं आपको नॉलेज इम्पार्ट कर रहा हूं और आपको पावरफुल बना रहा हूं थ्रू माई बुक डीमिस्टिफाइंग सोशियोलॉजी। इसके कुछ इम्पैक्ट हैं और क्रिटिक हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। सोशल इम्पैक्ट एंड फिलॉसफी। पोस्ट मॉडर्निज्म इमर्ज्ड एज ए ब्रॉडर लाइफ फिलॉसफी। जीवन दर्शन की तरीके से हो गया। आपने देखा कि इसमें फिलोसॉफिकल टर्म्स बहुत सारे हैं। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स ये सोशियोलॉजिकल कम रह गया और फिलॉसफी ज्यादा बन गया। प्रोवाइड द फिलोसॉफिकल बेसिस फॉर मूवमेंट्स लाइक द गे एंड लेस्बियन मूवमेंट। क्योंकि ये जो फिलॉसफी है इसमें इंडिविजुअल की अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है। मीन्स इंडिविजुअल जो है वो कुछ भी कैसे भी समझ सकता है और कर सकता है। इसलिए जो आज के LGBTQ मूवमेंट्स हैं वह इस थ्योरी से बहुत ज़्यादा प्रेरित रहते हैं। वो कहते हैं इस थ्योरी ने बहुत सारी कुछ बताई हैं बातें। और दूसरा,
क्योंकि मॉडर्निस्ट ने सबको एक नजरिए से देखने का बोल रखा था। मीन्स हेट्रोनॉर्मेटिविटी थी, हेट्रोनॉर्मेटिविटी की बात करती है मॉडर्निस्ट, लेकिन होमोनॉर्मेटिविटी की बात नहीं करते हैं। जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या है, ये ट्रुथ T1 है, एक ट्रुथ ये भी है और एक ट्रुथ ये भी है। तो जो होमो पीपल हैं या LGBT कम्युनिटी है, तो उनके लिए जो जगह है वो तो पोस्ट मॉडर्निस्ट ने ही दी ना, जबकि मॉडर्निस्ट तो इनको कहीं जगह ही नहीं दे रहे थे। अब आपको बात समझ में आ जाएगी। फिलोसॉफिकल बेसिस फॉर द मूवमेंट्स लाइक गे एंड लेस्बियन मूवमेंट asserting the validity and honor of diverse ways of life. Truth 1, Truth 2। अब शायद आप समझ गए हो। Focus on pluralism, reject essentialism regarding civilizations, argues that traditions are not homogeneous but are multi-layered and multi-ethnic। तो मल्टी एथनिसिटी और मल्टी लेयर कल्चर पर इसका फोकस है। अब इंडियन कनेक्शन देखते हैं इस थ्योरी का। मीन्स इंडिया का जो ट्रेडिशन है वो कहीं ना कहीं पोस्ट मॉडर्न थ्योरी जैसा ही है। देखते हैं क्या है। शेयर्स फिलोसॉफिकल एफिनिटी विद द जैन कंसेप्ट ऑफ अनेकांतवाद। देखिए, फिलोसफी ऑफ मैनी, ट्रुथ डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, अनेकांतवाद। दो इट डिफर्स फ्रॉम द गांधीयन एम्फेसिस ऑन डायलॉग टू सीक ए हायर ट्रुथ। जबकि गांधी जी तो हायर ट्रुथ की बात करते हैं, लेकिन ये जो थ्योरी है पोस्ट मॉडर्निज्म, ये मल्टीपल ट्रुथ की बात करती है। कुछ क्रिटिक है पोस्ट मॉडर्निज्म के, वो भी देखते हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट थॉट्स आर लेबल्ड एज एंटी मार्क्सिस्ट थॉट। ये एंटी मार्क्सिस्ट थॉट क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि मार्क्स ने एक ही चश्मे से लोगों को देखा, क्या, क्लास के नजरिए से। और जबकि पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं बहुत सारे चश्मे हैं, ट्रुथ 1, ट्रुथ 2, और सबको इक्वल जगह दी गई है इस थ्योरी में, इसलिए ये एंटी मार्क्सिस्ट कहे जाते हैं। ये पॉलिटिकल इंपोर्टेंस इनको कहा गया था। क्लेम दैट ऑल ट्रुथ इज रिलेटिव एंड सब्जेक्टिव मेक्स द परस्यूट ऑफ सोशल चेंज और रिवॉल्यूशन अपीयर इम्पॉसिबल और मीनिंगलेस। अब ये कहते हैं, मार्क्स ने कहा रिवॉल्यूशन होगा, और रिवॉल्यूशन तभी होगा जब लोग अपनी क्लास को पहचान जाएंगे, मीन्स सब सिमिलर होंगे, तभी जो अदर सिमिलरिटी है उसके खिलाफ कुछ कर पाएंगे। मीन्स दो क्लासेस में जब लोग पोलराइज हो जाएंगे तभी एक रिवॉल्यूशन होगा। लेकिन जो आपके पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं वो कहते हैं आप पोलराइज हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके लिए ट्रुथ 1 है, किसी के लिए ट्रुथ 2 है, और सब ट्रुथ अलग है और सब ट्रुथ सही है, तो पोलराइजेशन की बात ही नहीं आती। और जब अगर पोलराइज नहीं होंगे तो रिवॉल्यूशन नहीं होगा, तो फिर सोशल चेंज नहीं होगा। मीन्स पोस्ट मॉडर्निस्ट सोशल चेंज थ्रू मार्क्सिस्ट लेंस के लिए घातक हैं, अपीयर इम्पॉसिबल और मीनिंगलेस। एंटी मार्क्सिस्ट भी कहा जाता है। क्रिटिसाइज फॉर रिजेक्टिंग द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल लिबरेशन मॉडर्न एंड रिवॉल्यूशनरी चेंज। मैंने जैसे आपको बताया। द नीड फॉर स्ट्रक्चर, रॉय भास्कर। ही आर्ग्यू दैट व्हाइल complexity exists, it is still possible to conceptualize underlying rules or regularity even if they are complex and non-linear. Knowledge cannot be solely subject centered। ये कह रहे हैं हमेशा नॉलेज सब्जेक्ट सेंटर नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे रूल्स और रेगुलरिटी दिखती है इवन कॉम्प्लेक्स वर्ड में भी। तो अगर रूल्स और रेगुलरिटी है तो वह कहीं ना कहीं ट्रुथ को एक नजरिए से देखने के बाद ही तो बनी होगी। मीन्स किन्हीं 20 लोगों ने, 100 लोगों ने, 1000 लोगों ने एक तरीके से सोचा होगा, तभी तो रूल्स और रेगुलरिटी बनी होगी और उसको मानने का सिस्टम बना होगा इवन इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में। तो ये कह रहे हैं रॉय भास्कर, अगर ऐसा है तो शायद आपकी बात जो आप कह रहे हैं मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ ट्रुथ, वो शायद उतनी सही नहीं है। ये तो बात रही पोस्ट मॉडर्निज्म की। अब इसको फिर से मॉडर्निस्ट थ्योरी और मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूरोप से एक बार फिर से स्टडी कर लेते हैं। मैंने ऐसे ही लगा रखा है, लोगों का रिवीजन हो जाए। मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूरोप में हमने क्या देखा? रेनेसां, एनलाइटनमेंट, कमर्शियल रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूरोप में आप इन सभी इवेंट्स को कंबाइंडली डिस्क्राइब कर सकते हैं। मॉडर्न थ्योरीज ऑफ स्कॉलर्स लाइक कॉम्टे, दरखाइम एंड मार्क्स क्लेम टू प्रोवाइड ए कम्प्रिहेंसिव एंड डेफिनेटिव थ्योरी। ठीक है,
सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड। दे कंसीडर दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्कवर द ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, सेकेंड कीवर्ड। वहां पे क्या है? सब्जेक्टिव ट्रूथ, यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। अबाउट द सोसाइटी बाय द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड, ये साइंटिफिक मेथड की बात कर रहे हैं, और जो अपने पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? डीकंस्ट्रक्शन की। दी थ्योरी डिस्क्राइब द नोशन ऑफ प्रोग्रेस एंड द एनलाइटनमेंट आइडियल्स ऑफ रेशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म एंड सोशल कोहेजन। पोस्ट मॉडर्न थ्योरीज ऑनवर्ड 1950s पैदा हुई, क्यों हुई? क्योंकि वर्ल्ड वार 2 एंड 1 एंड 2 जैसे लोगों ने घातक युद्ध देख लिए थे, जिसमें बहुत सारी लोगों की मौतें हुई थी और लोग उससे बहुत परेशान थे, इसलिए लोगों ने मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया था। पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी ऑनवर्ड 1950s डिनाई द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिवली कैप्चरिंग सोशल रियलिटी इन ए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क। जैसे लोग सामने वाला समझना चाहेगा वैसे समझेगा, एक तरीके से तो नहीं समझेगा, ये कहना है पोस्ट मॉडर्निस्ट का। According to the postmodernists, the Enlightenment project has been abandoned in contemporary societies. That is, people no longer believe in the inevitability of the progress, the power of science, and the superiority of the rationality. ये कह रहे हैं आप जो Enlightenment के दौर के वक्त जो साइंस का बोलबाला कहते थे या रेशनलिटी पे फोकस करते थे, वो ये कह रहे हैं अब ये सब नहीं चलेगा, अब हर आदमी का सत्य अलग है और हर सत्य अपने हिसाब से देखता है। As per postmodernists, people are far more pessimistic and less willing to believe that truth can be captured in grand theories. वो कह रहे हैं अब लोग पक चुके हैं आपकी ये सब तमाशे वाली बातों से कि मार्क्सिज्म में कहीं ट्रुथ कैप्चर हो जाएगा, मींस मार्क्सिस्ट थ्योरी ही असली थ्योरी है, फक्सलिस्ट थ्योरी ही असली थ्योरी है, कुछ कहते हैं कैपिटलिज्म ही असली थ्योरी है। बोले इन बातों से लोग कंफ्यूज हो चुके हैं और पक चुके हैं, और हर व्यक्ति अब अपने प्रकार से सोचता है। There is a far greater variety of beliefs and no single theory can capture all of them. ठीक है, अब पोस्ट मॉडर्निस्ट ये कह रहे हैं कोई एक सिंगल थ्योरी की बात नहीं है, अब हर व्यक्ति अपने हिसाब से ट्रुथ को समझता है। Lyotard suggests that the postmodern society and culture began to develop by the end of 1950s, मैंने बताया वर्ल्ड वार 2 के बाद। According to Lyotard, postmodernists reject मेटानेटिव जैसा यहाँ पे पोस्टमॉडर्निज्म में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सबके ट्रुथ अलग हैं। Grand theories which explain everything, like Marxism. In fact, the search for truth is abundant and diversity dominates individualized inequalities की यहाँ पे बात है। मीन्स यहाँ पे लोग एक हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इक्वल नहीं है, मीन्स सेम तरीके से नहीं सोचता है कोई दो व्यक्ति, मीन्स इंडिविजुअलाइज्ड इनइक्वलिटी, मीन्स हर व्यक्ति अलग तरीके से अपनी राय या सोच रखता है। Baudrillard suggests that the postmodern world is bombarded with images, resulting in the development of simulacra that is the almost impossible to distinguish between real and the imaginary. Theme park like Disneyland and mega cities like Los Angeles both are kind of make-believe world. अब Baudrillard है ये पोस्ट मॉडर्निस्ट दुनिया के बारे में कुछ बता रहे हैं कि पोस्ट मॉडर्निस्ट लोग कैसे हो चुके हैं। बोल रहे हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट लोग कैसे हो चुके हैं कि इनकी दुनिया में बहुत ज्यादा सिमुलेशन जैसा कुछ हो रहा है, ये रियलिटी और जो आपका इमेजिनरी वर्ल्ड है उसमें डिफरेंस करना भूल गए हैं, क्योंकि इनकी दुनिया में क्या क्या आ चुका है, डिज्नीलैंड, मेगा सिटी जैसी चीजें आ गई हैं, यहाँ पे मूवी बन रही है और मूवी इस प्रकार से बन रही है, आप चाहे जब मूवी थिएटर में जाते हैं तो आप भूल जाते हैं आप ये रियल लाइफ में हो रहा है या मूवी में है। मीन्स दुनिया बहुत बनावटी हो चुकी है और लोग उस डिफरेंस को समझ नहीं पा रहे हैं। लास्ट साइड थिएटर सेट विच कम्प्लीटली रिजेंबल द ट्रू लाइफ एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड फेक वर्ल्ड। मीन्स इस पोस्ट मॉडर्न दुनिया में रियलिटी और फेकनेस के बीच में डिफरेंस नहीं रह गया है। अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं, आज एआई का दौर है, एआई के द्वारा जो बनाई गई फोटोज हैं या वीडियोज हैं, आप उसमें रियलिटी और फेक के बारे में कुछ आइडिया लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। तो ये तो सही कैरेक्टरिस्टिक ढूंढ रखे हैं इन्होंने पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड के। अकॉर्डिंग टू Baudrillard, मास मीडिया पर्टिकुलर टीवी हैज रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। ये कह रहे हैं पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है वो जो हुआ वो टीवी के कारण हुआ, या टीवी का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एक पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में। ही राइट्स अबाउट डिजोल्यूशन ऑफ लाइफ इनटू टीवी। बोल रहे हैं कि आज जो पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड है वो बस टीवी में समा गया है। टीवी वॉचेस अस, हम टीवी को वॉच नहीं कर रहे हैं जबकि टीवी हमें वॉच कर रही है। टीवी इन्फॉर्मर्स, टीवी से ही हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और टीवी से ही हम मैनिपुलेट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कोरोना वायरस के समय बहुत सारे एंकर्स ने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई थी
और उस हिसाब से हम वही चीज़ें करने लगे। इवन जब भारत और पाकिस्तान के बीच आफ्टर पहलगाम अटैक कुछ हुआ, कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहा, तब भी हमें टीवी ने ही गाइड किया कि कराची बंदरगाह उड़ा दिया गया। तो टीवी ने ही हमें बताया और हमने टीवी से ही सब कुछ समझा। तो टीवी वाचेसर्स, टीवी इन्फॉर्मर्स, टीवी मैनिपुलेटर्स, मीन टीवी हमें मैनिपुलेट भी कर देता है। वी कैन नो लॉन्गर डिस्टिंग्विश बिटवीन इमेज एंड रियलिटी। अब हमें इमेज और रियलिटी के बीच में अंतर नहीं समझ में आता है। गिवन दैट इट इज इम्पॉसिबल टू कैप्चर द रियलिटी, इट इज आल्सो इम्पॉसिबल टू चेंज इट। वी डोंट कंट्रोल टीवी, टीवी कंट्रोल अस। ये सब हो गया इस बात का क्रक्स। अब देखिए कैसे लोग मॉडर्न वर्ल्ड में, ये मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल लगा रखा है। रियलिटी क्या है? ये व्यक्ति भाग रहा है, उसके ऊपर अटैक हो रहा है, ठीक है। और टीवी हमें क्या दिखा रही है? टीवी हमें दिखा रही है कि ये व्यक्ति अटैक कर रहा है किसके ऊपर? ये व्यक्ति के ऊपर। ये बचना चाह रहा है और ये अटैक कर रहा है। अब देखिए, ये ट्रुथ 1 है और ये ट्रुथ 2 है। मल्टीपल ट्रुथ्स है और जो जैसा समझ पाए, जो जैसा समझा पाए, ये बात बता रहे हैं बॉडीलार्ड थ्रू टीवी। अब देखिए, टीवी हमें गाइड कर रही है, ना कि हम टीवी को गाइड करते हैं। Postmodernists have further expanded the scope and have tried to make sociology interdisciplinary। मैंने आपको पहले भी बता दिया कैसे ये पॉल साइंस, पबेड, लैंग्वेज में भी एंड सोशलॉजी को कन्वर्ज करता है। As new issues like health, aging, demographic issues, information technology is coming under scope of sociology। इन सब के अलावा जो नए प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ में, आप देखिए मोबाइल का इफेक्ट ऑन चिल्ड्रंस, उनकी हेल्थ पर मोबाइल का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये भी हम पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी से पढ़ सकते हैं। टीवी का इफेक्ट ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी, एजिंग, डेमोग्राफिक इश्यूज, ये सब हम पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी से पढ़ सकते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म देयरफॉर सजेस्ट ए कंडीशन और एरा दैट कम्स आफ्टर और चैलेंज द कोर टेनेंट्स ऑफ मॉडर्निज्म। मीन ये बताना चाह रहे हैं पोस्ट मॉडर्निज्म आया मॉडर्निज्म को चैलेंज कर मीन्स 1950s ऑनवर्ड। It signifies a departure from modernist ideals such as grand narratives, objectivity and belief in absolute truth। ये बात तो हम पहले ही कर चुके हैं, ये शायद रिपीटेशन ऑफ थॉट है। Postmodernism is often used to analyze social change, consumer culture and identity politics। आप समझ रहे हैं, मल्टीपल ट्रूथ्स की बात है, सोशल चेंज को एनालाइज किया जा सकता है, इससे कंज्यूमर कल्चर को भी एनालाइज किया जा सकता है। अब मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें आपको मैंने मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में डिफ्रेंशिएट करने को बोला था। ये मैंने टेबल यहाँ पे दे रखी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं भी एक बार इसको चलिए पढ़ देता हूँ। टीचर क्या क्या है? एपिस्टेमोलॉजी मीन्स जो नॉलेज सिस्टम है वो कहाँ से आया। मेटा नैरेटिव, प्रोग्रेस, सोसाइटी, इंडिविजुअल, कल्चर, सोशल ऑर्डर, मेथोडोलॉजी और की थिंकर्स, इन बेसिस पर हमने इसको कंपेयर किया है। बात करें एपिस्टेमोलॉजी की, तो मॉडर्निज्म में बिलीफ इन ऑब्जेक्टिव रियलिटी पहला कीवर्ड, रिजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, नॉलेज इज सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड सब्जेक्टिव। किताब लिखने वाला कुछ भी लिखेगा, समझने वाला कुछ भी समझेगा, ये कहना है इस सेंटेंस का। मेटा नैरेटिव की बात क्या है? ग्रांड थ्योरीज यहाँ पे दी जाती हैं, यहाँ पे रिजेक्शन ऑफ ग्रांड थ्योरीज मीन्स ये लोकल फ्रैगमेंटेड नैरेटिव पर फोकस करते हैं। मीन्स लोगों की कहावतों में क्या क्या कहा गया, इवन इस पर भी फोकस होता है पोस्ट मॉडर्निज्म में। प्रोग्रेस की देखें, बिलीफ इन प्रोग्रेस एंड इंप्रूवमेंट थ्रू साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, साइंस से ही अच्छे दिन आएंगे। ये क्या कह रहे हैं? स्केप्टिसिज्म अबाउट प्रोग्रेस, ये साइंस वाली प्रोग्रेस पर तो हमेशा सशंकित रहते हैं, बोले इतने सारे लोग मार दिए साइंस ने और इसकी क्या ही बात करें। एम्फेसाइज ऑन डिक्लाइन एंड फ्रैगमेंटेशन। सोसाइटी, ये होमोजीनियस सोसाइटी की बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी की बात करते हैं और शेयर्ड वैल्यूज के द्वारा ये सोसाइटी रन करती है। ये हेट्रोजीनियस सोसाइटी की बात करते हैं, मीन्स इस सोसाइटी में हर एक व्यक्ति का मत है और उसको जगह दी जाती है, मीन्स इवन एलजीबीटी की कम्युनिटी को भी सोसाइटी में जगह है।
ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की बात करते हैं, एंड कैरेक्टराइज्ड बाय डाइवर्सिटी मींस मल्टीपल ट्रुथ एंड फ्रैगमेंटेशन। इंडिविजुअल की क्या है, ऑटोनोमस, रेशनल एंड विद ए स्टेबल आइडेंटिटी। यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल, फ्लूइड, फ्रैगमेंटेड एंड शेप्ड बाय सोशल कंस्ट्रक्शन। जैसा वो समझ पाता है वैसा वो बन जाता है। कल्चर की बात करें, हाई कल्चर, कथक, शास्त्रीय संगीत इज वैल्यूड ओवर पॉपुलर कल्चर। यहाँ पे मींस जो आपका जो ट्राइबल कल्चर है या पॉपुलर कल्चर है या जो आम जनमानस का कल्चर है उसके ऊपर हाई कल्चर को वैल्यू किया जाता है। जो कम लोग, एलिट वर्ग का जो कल्चर है जैसे कथक, शास्त्रीय संगीत, उसको वैल्यू किया जाता है मॉडर्निज्म में। जबकि यहाँ पे वैल्यू किसको किया जाता है, मास कल्चर या पॉपुलर कल्चर। सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन शेयर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यूज। यहाँ पे जो सोशल ऑर्डर है बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी, डिफरेंस एंड कांस्टेंट निगोशिएशन। यहाँ पे जो मेथोडोलॉजी फॉलो की जाती है रिसर्च के लिए वो है क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी। मींस क्वांटिटेटिव मेथड यूज किए जाते हैं, जैसे लार्ज स्केल सर्वेज, यहाँ सर्वे से डेटा लिया जाता है। स्टेटिस्टिकल एनालिसिस से डेटा उठाया जाता है। यहाँ पे क्वालिटेटिव मेथड्स यूज किए जाते हैं जैसे केस स्टडी या डिस्कोर्स एनालिसिस। जो प्रोमिनेंट थिंकर्स हैं वो हैं डर्कहाइम, वेबर और मार्क्स। यहाँ पे जो थिंकर हैं वो हैं फूको, लियोटार्ड और बॉड्रिलार्ड। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में एक डिफरेंस है, वो भी मैं यहाँ पे आपको रीड कर देता हूँ जिससे आपको पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भी समझ में आ जाएगा। बात करते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की। जैक्स दरिदा एंड माइकल फूको लेड फाउंडेशन ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। दो स्कॉलर ने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की फाउंडेशन रखी। फूको एनालाइज्ड द इमरजेंस ऑफ मॉडर्न इंस्टीट्यूशन लाइक प्रिजन्स, hospitals and schools as signs of increasing surveillance and discipline in the society। ये करें सोसाइटी में अब क्या हो रहा है, जो पोस्ट स्ट्रक्चरल सोसाइटी है इसमें हो क्या रहा है, सर्विलांस और डिसिप्लिन बढ़ रहा है। तो सर्विलांस और डिसिप्लिन बढ़ने के कारण प्रिजन और हॉस्पिटल और स्कूल की ये इमरजेंसी देखते हैं और इसको ही ये मॉडर्न इंस्टीट्यूशन कहते हैं। अब देख रहे हैं मॉडर्निटी कैसे चेंज हो रही है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज यूज्ड टू क्रिटिक सोशियोलॉजिकल थ्योरी, examine the role of language in constructing social reality and analyze power dynamics, जैसा कि कुछ पोस्ट मॉडर्निस्ट कर रहे थे। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म दस रिप्रेजेंट ए रिएक्शन अगेंस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। मीन्स ये भी स्ट्रक्चरलिज्म को क्रिटिक करते हैं। लार्ज स्ट्रक्चर की जो बात करते हैं जैसे मार्क्सिज्म की ये क्रिटिक करते हैं या फंक्शनलिज्म की ये क्रिटिक करते हैं। इट क्वेश्चंस द आइडिया ऑफ फिक्स्ड स्ट्रक्चर एंड आर्ग्यूज फॉर द इनस्टेबिलिटी ऑफ मीनिंग एंड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन। ऐसा नहीं कि हर बार बाइनरी ऑफ स्ट्रक्चर ही समझा जाए, हैव नॉट्स, इक्वल एंड इक्वल, ब्लैक एंड वाइट। मींस ये लार्ज स्ट्रक्चर को डिनाई करते हैं। रिसर्च मेथड्स इन पोस्ट मॉडर्निज्म या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, यहाँ पे कभी कॉमन भी कहे जाते हैं। पहला है डिस्कोर्स एनालिसिस, उसके बाद है एथनोग्राफी, जीनियोलॉजी एंड डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन आप देखिए पोस्ट मॉडर्निज्म में भी यूज होता है और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में भी यूज होता है। डीकंस्ट्रक्शन की बात करें, एनालाइजिंग टेक्स्ट टू एक्सपोज हिडन मीनिंग्स। मल्टीपल ट्रुथ वाली बात है, आपको जो ट्रुथ समझ में आए लेकिन वो ट्रुथ हिडन मीनिंग को समझने के लिए हुआ हो। इन कॉन्ट्राडिक्शंस, डीकंस्ट्रक्शन बाय जैक्स दरिदा। माना कि तुलसीदास ने रामचरितमानस को कंस्ट्रक्ट किया लेकिन हर एक रीडर उसे अपने हिसाब से डीकंस्ट्रक्ट करे, ना कि वही एक ही प्रकार की एनालिसिस करते रहे हैं। अब समझिए आप कंस्ट्रक्शन और डीकंस्ट्रक्शन का मीनिंग। तुलसीदास जी ने अपने हिसाब से रामचरितमानस को कंस्ट्रक्ट किया, उन्होंने कुछ एक थॉट प्रोसेस से इसको लिखा। अब जो उसके रीडर्स हैं वो क्या सिमिलर तरीके से उसको पढ़ते रहेंगे या बार बार कुछ नया लाएंगे, अपने हिसाब से पढ़ेंगे, जो उन्हें समझ में आएगा वैसे पढ़ेंगे, उसको कहा जाता है डीकंस्ट्रक्शन। एक और टेक्स्ट है डेथ ऑफ ऑथर, ये 1967 लिटरेरी थ्योरी बाय रोलैंड बार्थेल्स। देखिए डेथ ऑफ ऑथर मींस ऑथर की मौत। कैसे? आर्ग्यूइंग दैट ए टेक्स्ट मीनिंग इज क्रिएटेड बाय द रीडर, नॉट द ऑथर्स इंटेंट और बायोग्राफी। मींस जो ऑथर बताना चाहता है उससे टेक्स्ट की मीनिंग नहीं होती है। टेक्स्ट की मीनिंग जो होती है वो तो रीडर के ऊपर डिपेंड करती है कि वो क्या समझ रहा है। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट वंस ए वर्क इज पब्लिश्ड इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स क्रिएटर। एक बार क्रिएटर ने बना दिया, मैंने ये बुक एक बार लिख दी
और आप लोगों के पास पहुंच गई, फिर तो ये बस आपको समझना है। मैं क्या समझाना चाहता था वो तो मेरे हाथ से निकल गया। एंड इट्स मीनिंग इज ओपन टू एंडलेस इंटरप्रिटेशन बाय द रीडर। ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव हर बार बुक को समझ जाए। आप समझ गए कि जैसे स्ट्रक्चर क्या कहते हैं कि बुक का एक स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर को सभी को समझ में आना चाहिए। मीन्स इंडेक्स है, इंडेक्स में एक स्ट्रक्चर बता दिया कि ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, इस चैप्टर 1 को ऐसे पढ़ा जाए, चैप्टर 2 को ऐसे पढ़ा जाए, बहुत सारी चीज़ें लिख दी। लेकिन ये स्ट्रक्चर क्या सिमिलर तरीके से सबको समझ में आएगा? शायद नहीं आएगा। ये कहना है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट का। मॉडर्निस्ट क्या कहते हैं? सत्य एक ही है और सबको एक जैसा ही दिखेगा। किताब को राइटर ने जैसा लिख दिया हम वैसे ही समझेंगे। मतलब किताब ने सत्य को जैसे बताया वैसे ही सामने वाले ने सत्य को पढ़ा। तो इसका मीनिंग क्या है? ट्रुथ लाइज आउटसाइड द ऑब्जर्वर। सामने वाला ट्रुथ को वैसे ही पढ़ेगा जैसे उसको पढ़ाया जा रहा है। एस इट इज यूनिवर्सल एंड इट इज एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट मीन्स राइटर और बुक। बुक जैसा सत्य बताना चाह रही है वैसा पढ़ने वाला समझेगा ही समझेगा। पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या कहते हैं? सत्य एक नहीं है, वो देखने वाले के अंदर है। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। ये बात पोस्ट मॉडर्निस्ट पे बहुत अच्छी तरीके से फिट होती है। वो तो देखने वाले के अंदर है, मतलब कि सत्य को जो व्यक्ति जैसा मानता है उसके लिए सत्य वैसा ही होगा। ट्रुथ लाइज इनसाइड द ऑब्जर्वर। जो पढ़ रहा है रीडर के अकॉर्डिंग ट्रुथ होगा आउटसाइड द ऑब्जर्वर एंड नॉट आउटसाइड द ऑब्जर्वर। ट्रुथ लाइज इनसाइड द ऑब्जर्वर नॉट आउटसाइड द ऑब्जर्वर। हाईकोर्ट ने समझाया ढोल गमार शूद्र पशु नारी का मतलब। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत भी दी। अब समझिए, एक पर्सपेक्टिव तो तुलसीदास जी का रहा होगा इसको लिखने में, पर्सपेक्टिव 1। एक पर्सपेक्टिव हाईकोर्ट का रहा, पर्सपेक्टिव 2। एक पर्सपेक्टिव स्वामी प्रसाद मौर्य का रहा, पर्सपेक्टिव 3। अब देखिए तीनों पर्सपेक्टिव अलग अलग हैं, तो ट्रुथ डिपेंड करता है पढ़ने वाले के ऊपर। पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया है। जब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हम इन डिटेल जब पढ़ेंगे जब ये हमारे टॉपिक में आएगा, अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आपको कंफ्यूजन पैदा करेगा। जब हम इसको और फर्दर चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब ये कहीं ना कहीं अपने टॉपिक्स में आएगा, तब हम इसको वहीं पे कवर कर लेंगे। इसको अभी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। तो लेक्चर अपना यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने बहुत अच्छी तरीके से जाना पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में और इसको हमने मॉडर्निस्ट थ्योरी से कंपेयर भी किया। साथ में हमने थोड़ा बहुत जाना पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में और इन सभी के मेथड भी हमने जाने। अब नेक्स्ट लेक्चर में अब हम देखेंगे फेमिनिस्ट सोशलॉजिस्ट और उसके बाद हम देखेंगे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, फिर उसके बाद देखेंगे फिनोमिनोलॉजी और फिर उसके बाद देखेंगे एथनोमेथोडोलॉजी। हमारा जो लेक्चर रहेगा वो ऐसे ही एग्जाम्पल ओरिएंटेड लेक्चर्स रहेंगे अगले भी। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मैं जो एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूँ क्या वो एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ रहे हैं या मुझे नए एग्जाम्पल्स फिर से यूज करने पड़ेंगे। आप मुझे ये ज़रूर बताइए। अगर मुझे कमेंट्स नहीं मिलते हैं तो फिर मैं इन्हीं एग्जाम्पल्स कंटिन्यू करूँगा जो मेरे बुक्स में लिखे हुए हैं या बुक में लिखे हुए हैं। अगर आप मुझे कुछ चेंज करने के लिए बताते हैं तो मैं फिर उस हिसाब से अपने लेक्चर्स को ओरिएंट करूँगा जैसा आप चाहते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं या ये एग्जाम्पल बहुत ईजी हैं या फिर ये एग्जाम्पल बहुत कठिन है। इन सब चीज़ों को आप मुझे बताइए, फिर मैं अपने लेक्चर्स को वैसे ही ओरिएंट करूँगा। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू।